हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एनओसीबी पढ़ लिया था। कौन से टाइप के प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड कौन से होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको लास्ट में बोला था कि हमको अभी नेक्स्ट लेक्चर से आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करना है और आयनिक बॉन्ड जो है इसी को पूरा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट विद कोवेलेंट बॉन्ड। वंस वी एंटर इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पे बहुत सारी थ्योरीज है। एक एक थ्योरी हमको डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे आपने नाम सुना होगा, ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं उसको। उसके बाद में वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, वीएसईपीआर है, उसके बाद में एमओटी है। ये सब थ्योरीज को भी हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट भी करती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 के एंड में मैंने आपको कुछ 6 क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में दिए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। एक बार वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप भी वो पेपर या फिर पीडीएफ ओपन कर लीजिए। एनओसीबी लेक्चर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? द मेन रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज, बॉन्ड क्यों बनाया जाता है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी में टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कौन सा बच्चों? ऑप्शन डी, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, the bond enthalpy of H2 molecule. What do you mean by bond enthalpy? It is the amount of energy required to break the bond. थर्मो में पढ़ा है। तो H2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा, डेफिनेटली इट हैज टू बी प्लस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताया था, उसमें बताया भी था कि H2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है वो होता है 436 किलो जूल पर मोल। सो दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द HS बॉन्ड लेंथ इज, H और H मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। अभी आप बच्चे बोलोगे सर ऐसे तो किसी भी मॉलिक्यूल का पूछेंगे, डोंट से दैट। किसी का भी नहीं पूछेंगे, जो अपने एनसीईआरटी में दिया है और वो सिर्फ H2 का ही है, उसके लिए मैंने भी क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, याद रखना है। इट इज 74 पिकोमीटर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द सेकेंडरी बॉन्ड इज, सेकेंडरी बॉन्ड मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सेकेंडरी बॉन्ड और वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। The weakest bond among the following is covalent bond, ionic bond, coordinate bond. ये तीनों प्राइमरी बॉन्ड है and primary bonds are strong. हाइड्रोजन definitely it is a secondary bond, तो वो वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 says when two atoms combine to form a molecule, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब बॉन्ड बनेगा तो हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। और बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी में आइदर रिलीज्ड और एब्सॉर्ब, तो इट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि एटम्स बेटा क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1 के एंड में जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था उसी का डिस्कशन था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2। इसी के एंड में भी आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। भले क्वेश्चंस के नंबर कम हो बट फिर भी हम लोग टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज भी पीडीएफ सॉल्व करते जाएंगे। इसी से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप देखोगे कि चैप्टर खत्म होते होते जाने अनजाने में आपने कम से कम 400-500 क्वेश्चन, मैं तो कम बोलूं उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो कैसा होता है, इस तरीके से जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो साइड बाय साइड पता भी नहीं चलता, आपका चैप्टर प्रिपेयर भी हो जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। वरना आप एंड में कंप्लीट करते हो तो उसमें फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, ठीक है। टॉपिक्स को भी रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे आपका साथ में प्रिपरेशन होते जाएगा। Let us start with the concept of ionic bond. Now students, again I am saying ionic bond कम से कम 5 से 6 लेक्चर जाएगा। एक एक चीज को अच्छे से समझना। These are entrance lecture. ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स का देख के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स ही इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो 13 सितंबर को, आज का तो डेट थोड़ा आगे बढ़ गए, 13 सितंबर को जो नीट का पेपर हुआ था, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नीट वाले स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना 6 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो बहुत ही पार्ट जो है, वेटेज जो है बेटा इस चैप्टर में से ही आता है। अगर मैं बात बोलूं ये साल के नीट पेपर की, तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, अगेन आई टेल यू, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस वर स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स। मेरे नोट्स में से थे, मैं अगेन अब बोल रहा हूँ बेटा, मेरे नोट्स में से 40 क्वेश्चंस एज इट इज थे। तो अगर 40 क्वेश्चन अगर मेरे नोट्स में से एज इट इज थे और अगर आपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करके रिवाइज किया था, 160 मार्क्स कहीं पे भी नहीं थे। 180 में से 160 मार्क्स हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है नीट वाले का, कि लगभग 150 मिल जाए केमिस्ट्री में, 150 मिल जाए फिजिक्स में और 300 मिल जाए बायो में, तो अपना 600 हो जाएगा। बट मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि मेरे नोट्स में से लास्ट ईयर 35 क्वेश्चंस वर स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स। ये साल 40 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द नोट्स, स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से सुने होंगे
ठीक है, ध्यान दिया होगा। तो उन बच्चों को तो डेफिनेटली कितने 40 क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो सकते थे। ठीक है, और जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो भी थोड़ा ट्विस्ट करके दिया था, कंसेप्ट तो रिलेटेड ही था बट उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। नाउ व्हाट इज बेसिकली आयोनिक बॉन्ड? इट इज अ बॉन्ड बिटवीन आयंस, मतलब कटायन एंड अनायन। सो कटायन और अनायन में तो बेटा फिजिक्स आ जाएगा, चार्जेस आ जाएगा। सो इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द electrostatic force of attraction. It is the electrostatic force of attraction between positively charged ion, that is cation, and negatively charged ion, that is anion. ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन, जो आप देते हो फिजिक्स में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। नाउ इट इज आल्सो सेड दैट आयनिक बॉन्ड्स आर formed by complete transfer of electron, formed by complete transfer of electrons from electropositive element to electronegative element। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर जब होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, जो कि एनसीईआरटी नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, नमक का बनना, राइट। इसमें बेटा ये क्या कटायन और ये Cl क्या है? अनायन है। तो अगर मैं एग्जांपल को डिटेल में समझने के लिए कोशिश करूं तो सबसे पहले सबको पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? इट इज 11। अगर मैं बात करूं सोडियम की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,1। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, प्लीज समझने की ट्राई करना। एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, जनरली ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं समझने के लिए दिखा रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो एज इट इज आपको बोर्ड्स में तो कुछ लिखवाना नहीं है इसका, मैं तो आपको कंसेप्ट ही सिखाना है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज करवा दूं, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 2,8। सो ये कटायन हुआ कि अनायन हुआ बच्चों? कटायन हुआ, बराबर है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया कि गेन किया? लूज किया। सो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज किया। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा। 287 था। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 2,8,8 हो जाएगा ना बच्चों। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो किसका है? डेफिनेटली ऑफ सोडियम ही है। ऐसे हवा में तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बच्चों? गेन कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किया है वो किसका है? सोडियम का है। और इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? अनायन बोलेंगे। नाउ अगर ये कटायन और ये क्या है? अनायन है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो बेसिकली अगर हम बात करें, C Na प्लस है, प्लस Cl के ऊपर क्या है? ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इस तरीके से है ये। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बनेगा क्या बच्चों? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया, अभी है ना नीट स्टूडेंट ध्यान देना, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं, आपको सिखाऊंगा तो आपको लगेगा इतना तो इजी है, फिर भी इसमें रॉन्ग करता है क्योंकि ये बताया नहीं जाता है, इस वजह से इजी, इस वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पूछा जाए तो यहाँ पे Na प्लस एक स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आउटरमोस्ट शेल में, और Cl माइनस भी इसके बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया जाएगा। गलती से भी बॉन्ड मत बताना, क्यों? क्योंकि बेटा आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड,
इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोई ओवरलैपिंग हो रही नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 7 क्रॉस आएंगे। ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बच्चों, NaCl का। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, Na प्लस जो है और Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कभी भी गलती से ऐसा डैश वाला बॉन्ड बनाना मत इसमें, क्यों, बिकॉज शेयरिंग वाला बॉन्ड तो है ही नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ना अगर एग्जांपल नंबर 2 ले ले, फॉर्मेशन ऑफ KBr, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ KBr। तो KBr का फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो पोटेशियम इज गोइंग टू फॉर्म K प्लस अटैन। सो अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है। सो 2 8 8 1 हो जाएगा बच्चों। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। हम लोग हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म K प्लस। तो इट विल बी 2 8 8 है ना, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो ब्रोमीन है ना, देखो वहां पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, 2 8 18 7। ये वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ग्रुप नंबर 17 का है, तो ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इस तरीके से इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाया रहेगा, Br माइनस, बराबर। ये हो गया आपका कटायन और ये हो गया अनायन। अभी इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो स्टेप नंबर C में K प्लस प्लस Br माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट बच्चों, KBr बनाएगा। और अगर इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाइज बनाना है, ठीक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अगर हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहते हैं तो कैसे दिखेगा बताओ। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, K प्लस आएगा, और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, Br माइनस आएगा। यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बच्चों, KBr का। इज इट क्लियर नाउ। अगर आप चाहो तो होमवर्क में और 2-3 कंपाउंड ले सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ MgO, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, KCl, जो भी ड्रॉ करना है कर सकते हो। एक MgO का लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। रिमेनिंग आप लोग जितना प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स में मेरे को मेन जो टॉपिक था बेटा वो ये डिस्कस करना था कि इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, इट इज 282। तो इफ इट इज 282 तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। सो ये हो जाएगा 282। अभी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mg के ऊपर कितना प्लस आएगा स्टूडेंट्स, 2 का प्लस आएगा। बाय लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो 2 क्या हो जाएगा 6। तो इसके पास में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन तो है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की दरकार है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो द नीड इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इट विल फॉर्म और इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट by gain of how many electrons, 2 electrons. So this will be 2,8 and ये क्या है, अनायन है, और वो क्या है, कटायन है। So next step में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा MgO। अगर हमको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, so what will be the Lewis dot structure of this compound? It will be फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, Mg+2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और इसके ऊपर क्या रहेगा, -2 का चार्ज, ठीक है ना। -2 ब्रैकेट के बाहर बनाना है तो ब्रैकेट के बाहर बनाओ, अंदर बनाना है तो अंदर भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ MgO। नाउ होमवर्क के तौर पे आप लोग लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ, आप लोग सॉल्व करना जब नोट्स कंप्लीट करोगे तो MgCl2 लिख दो, MgCl2 लिख दो। उसके बाद में Na2S लिख दो,
ये 2 कंपाउंड्स आप लोग कंप्लीट जरूर करना, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। ना स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे सर ये क्या है, ये तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, बट अगर सर मैं अगर आपको नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूँ और एक एक चीज बता रहा हूँ, मैं अगर आपको इतना अश्योरिटी दे रहा हूँ कि हर एक चीज बेटा मैक्सिमम होगी इट विल बी फ्रॉम द नोट्स, तो बेटा आपको एक एक चीज को खाली ध्यान से सुनना है। अभी मुझे बताओ ये जब रिवाइज करने बैठोगे तो हार्डली 5 मिनट लगेगा ना, लेकिन अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे लिसन टू मी केयरफुली, इसमें कितने ऑप्शन होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, और अगर कंफ्यूजिंग वाला हुआ ना तो डेफिनेटली वहां पे बैंड बच जाएगी बेटा। तो अगेन आई एम सेइंग आपको चीजें किस तरीके से लिखनी है, कि कौन कौन सी चीजें कवर करानी है, वो मेरे ऊपर छोड़िए, हैव अ फेथ एंड ट्रस्ट ऑन मी। मैं आपके नोट्स इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा कि जब आप पेपर सॉल्व करके वापस आओगे देखोगे, आपको गारंटेडली बोल रहा हूँ 95% टू 98% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द नोट्स। आपने देखा होगा, आपने मेरा लेक्चर्स पी ब्लॉक का अटेंड किया, आपने कोऑर्डिनेशन का अटेंड किया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के अटेंड किए लेक्चर्स, आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थ्योरी लिखवाता हूँ। इसका रीजन क्या है एग्जॉस्टिव थ्योरी का, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे फिर इट विल बी फ्रॉम द नोट्स ओनली। इज इट क्लियर? तो थोड़ा अभी मेहनत अपने को लग रहा है, बाद में अपने पास फ्रूट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मैं इसके नोट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आयनिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द सम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो ये बेसिकली बेटा क्या है, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग प्योरली एक बॉन्ड नहीं बोल सकते, इसको सिंपली क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आयोनिक बॉन्ड in true sense is not a bond, it is simply the force of attraction between कटायन एंड अनायन। कटायन और अनायन के बीच में एक सिंपल क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें तो कभी भी दो सिमिलर एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। अगर मुझे कोई पूछ ले कि क्या क्लोरीन और क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड बनेगा, आई विल से नो। दोनों का नेचर क्या है, सिमिलर है। क्या सोडियम और सोडियम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है, उनका नेचर क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। सो आयनिक बॉन्ड इज नेवर फॉर्म बिटवीन आयनिक बॉन्ड is never formed between atoms of similar nature। मतलब या तो दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऐसा इनके बीच में कभी भी ये बॉन्ड बनेगा नहीं। इट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन atoms of different nature, atoms of different nature। सर डिफरेंट नेचर मतलब एक होना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये बेटा हमेशा इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म कटायन, वो हमेशा क्या बनेगा, कटायन बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट बच्चों, एन अनायन। तो बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या बनेगा, कटायन बनेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या बनेगा, अनायन बनेगा। अभी अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। I'll repeat, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। तो अभी तो पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक भी चालू है अपना। ग्रुप 1 मतलब 1A, ये 2A और ये 3A।
इन ग्रुप के एलिमेंट जो है दे विल फॉर्म कटायन, वो हमेशा क्या बनाएंगे बच्चों, कटायन बनाएंगे। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो वो कौन सा ग्रुप्स होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर हम बात करें तो ग्रुप 15 होगा, ग्रुप 16 होगा, ग्रुप 17। 18 तो बच्चों किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो 15 को बेटा हम लोग सबको पता होगा पीरियोडिक टेबल में 5A, इसको हम 6A बोलेंगे और इसको हम 7A बोलेंगे, इस तरीके से। करेक्ट है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज में जो लिखा रहा हूं ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। जितना दो एलिमेंट्स के बीच में पीरियोडिक टेबल में डिस्टेंस होगा, जैसे कि सर समझा नहीं, डिस्टेंस मतलब जितने दूर होंगे पीरियोडिक टेबल में, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक कश्मीर में, एक कन्याकुमारी में, अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट ग्रुप 17 के साथ, 18 तो छोड़ दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रुप 1 एलिमेंट का ग्रुप नंबर 17 के साथ बेस्ट आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बेस्ट आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में, जितना दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना बेस्ट आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, जितना दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, आई रिपीट, जितना दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा बेटा उसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सो एक सिंपल सा नोट पॉइंट दे रहा हूं, मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन, more is the distance between two atoms in periodic table, in which table बच्चों, periodic table, more is the dash character, more is the ionic character। और दूसरा, अगर आपको और दूसरे तरीके से समझना है तो आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, IC stands for ionic character, is directly proportional to difference in electronegativity. It is directly proportional to difference in electronegativity। आगे आगे हम लोग को एक फॉर्मूला तो पढ़ना ही, अभी मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन। आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, 16 into delta En, 16 into delta En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब मैं आपको लेक्चर सिखाता हूँ, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बट धीरे धीरे फिर ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बट मुझे लगता है कि मैं ऐसे कनेक्टिविटी में सिखाऊंगा तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, बट चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे। तो इस फॉर्मूला में क्लियरली पता चल रहा है दैट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, इधर भी प्लस है और EN का क्या है बेटा, स्क्वायर है। डेल्टा EN का मतलब चेंज इन और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो मॉड ले लेना, ठीक है। सो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 इनटू डेल्टा EN का स्क्वायर। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना पीरियोडिक टेबल में उनके एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना बेस्ट आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन जनरल बेस्ट आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा इन जनरल, बोलो सर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं G1 एंड G17, ये सबसे बेस्ट होगा, यस बराबर है। अगर मैं G2 एंड ग्रुप 16 की बात करूं तो G2 एंड ग्रुप 16 की बात करूं तो वो उससे थोड़ा कम होगा आयनिक कैरेक्टर। सो इन जनरल आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर, in general ionic character order is group 1 group 17 group 2 group 16 which is greater than group 3 and group 15। अभी अगर आप कोई बोलोगे सर 1 का 16 के साथ नो डाउट आयोनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, बराबर है, बट वो 117 से नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपके माइंड में आता है हो तो फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से ही आप उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम में कैसा आता है, एंट्रेंस एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड, जैसे मैं बताता हूं इन केस ऑफ सोडियम फ्लोराइड, इन केस ऑफ सोडियम फ्लोराइड, ये आपके टूथपेस्ट में होता है, इससे दांत सफेद होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज 1,
0.9 है, मैं 1 ले रहा हूँ। एग्जाम में जो दिया रहेगा वही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 3.9 होता है, 4 लूंगा, ठीक है ना। 3.9 और ये कितना हो गया, 4 ले लिया मैंने, समझो। कैलकुलेट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ डेल्टा EN का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। किसी में से भी किसी को माइनस करो, ठीक है ना। दिमाग में रखो कि पॉजिटिव लाना चाहिए आंसर, ठीक है। वो नेगेटिव वाला रखोगे तो इधर स्क्वायर से हो जाएगा, इधर मत करना गड़बड़। तो याद रखना डेल्टा EN का मतलब वो मॉड वाला ही है, ठीक है। तो 4 - 1 करोगे कितना आएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। सो 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, ये ऑलरेडी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का ही आंसर है। तो बताओ इट विल बी 16 इंटू डेल्टा EN। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद हो जाए, ताकि मुझे नहीं तुम लोगों को। डेल्टा EN का क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अलग टॉपिक है ये, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा। बहुत इजी है, अगर आप चैप्टर का फ्लो समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये चैप्टर, और इजी भी लगेगा। 16 इंटू 3, 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर, 16 3 जा 48, 3 का स्क्वायर 9, सो 3.5 इंटू कितना बेटा 9। 3.5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27 प्लस 3, 27 प्लस 4 31, सो 31.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 31.5। अभी इसमें ऐड करो 79.5%, एकदम सिंपल, 79.5%। तो इस तरीके से NaF की जगह पे मैं NaCl दे सकता हूँ, कोई भी कंपाउंड दे सकता हूँ, या फिर दो कंपेयर करने का दे सकता हूँ। तो ये बेटा आपके हो जाएंगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस, टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चन पे आपने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक्चुअल में कैलकुलेट करके चेक किया, ठीक है ना। अभी अगर मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस बताऊं, टाइप 1 के क्वेश्चंस ये थे डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करना था, ठीक है ना। जेईई एडवांस की बात करें तो बेटा उनको ये वैल्यूज भी नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 3 स्केल होते हैं, पॉलिंग स्केल होता है, हॉलरेट स्केल होता है, और भी एक स्केल होता है। उनके हिसाब से वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। ये पॉलिंग स्केल है बेटा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल भी है, उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो बहुत सारे बच्चों को याद ही है, फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है। अभी हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे EN वैल्यू नहीं भी दिया है या फिर इसको कैलकुलेट नहीं भी करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं कैसे। अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं वो भी डिस्कस करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइप 2 के क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन देखे गए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ एक एक करके बोर्ड पे, आप लोग ट्राई करना। पहले सबके आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट खुद से अटेम्प्ट करना। सपोज क्वेश्चन में पूछा है हलाइड्स ऑफ लिथियम, ठीक है ना, हलाइड्स ऑफ लिथियम। अगर मेरे पास में LiF है, LiCl है, LiBr है और LiI है, तो बताओ इसमें से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। आप अटेम्प्ट करिए, मैं इन सबके आंसर्स भी डिस्कस करवाऊंगा। सेकंड, हलाइड्स ऑफ सोडियम, NaF, NaCl, NaBr, NaI, इस तरीके से। तीसरा, हलाइड्स ऑफ मैग्नीशियम, MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 में कौन आता है, लीना डी रुबिनाशे फ्रेंडशिप, सो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीशियम फ्लोराइड।
कंसेप्ट बहुत इजी है, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करिए पहले। एंड लास्ट वाला है फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 2, NaF, Mg, F2, Al, F3, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करवाना है। ठीक है बच्चों, खुद से अटेम्प्ट करिए एक बार पहले। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए अच्छे से एंड इन सबको आप अटेम्प्ट करिए। ये सब एज इट इज अगर देखने जाए तो MCQ क्वेश्चंस ही है, इसमें से आपको कोई भी ऑर्डर दे देंगे और बोलेंगे कौन सा वाला ऑर्डर सही है ऐसा। तो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया है, वही कंसेप्ट को यूज करना। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना उनके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, आई होप हो गया होगा सबको। देखते हैं, चलो लास्ट टॉपिक फिर अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे ना। ठीक है ना, सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। बस अगर ये दिमाग में रख लिया तो काम हो जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं, सब जगह पे लिथियम सेम है, लिथियम क्या है, सेम है। तो अगर लिथियम का वैलेंसी क्या है बेटा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो X है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी कम है, इसकी कम है। लिथियम को भूल जाओ क्योंकि लिथियम सब जगह पे सेम है। तो जब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं तो डेल्टा EN का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है बताओ? लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं डेल्टा EN का वैल्यू क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से जब मैं आयोडीन जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर फ्लोरीन से आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो डेल्टा EN की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? फ्लोराइड वाले में होगा। इस तरीके से, बस कुछ करना ही नहीं था बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम फिक्स है बच्चों, तो सेम कंसेप्ट आ रहा है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, तो डेल्टा EN का वैल्यू कम हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? NaF में, और सबसे कम किसमें होगा? NaI में। अगर बात करें यहाँ पे भी सेम ही है, मैग्नीशियम तो फिक्स हो गया, तो बात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के हिसाब से होगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें। अभी तक आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए या तो कटायन सेम है, देखो तीनों में देखो कटायन सेम था, इसमें भी कटायन सेम था, कटायन सेम था। अभी देखो इसमें अनायन सेम है। तो अभी आप किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड करोगे? कटायन के। ठीक है, सो बताओ, इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका कम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सीशियम का। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। फ्लोरीन तो सब में सेम ही है, तो आपको कटायन में देखना है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सीशियम का। तो डिफरेंस सबसे क्या होगा? ज्यादा। तो एज वी मूव फ्रॉम डैश टू डैश, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ रहा है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अभी ये एग्जांपल्स हो गए जिसमें या तो कटायन सेम या अनायन सेम। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो फिर क्या करें सर? तो दोनों अलग अलग हो गए तो बेटा कोई गड़बड़ नहीं है। आप बताओ, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और ये क्या है? एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। तो आप बताओ ये कौन से ग्रुप का है? सर ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 17 का है। हाँ बराबर ना। ये कौन से ग्रुप का है बच्चों? ग्रुप 2, ग्रुप 17 का है। ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 3, ग्रुप 17 का है। अभी मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं बच्चों, बोलो। तो फिर आप बताओ, एज वी मूव फ्रॉम डैश टू डैश, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था द बेस्ट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। जितना पीरियोडिक टेबल में वो एक दूसरे से दूर होंगे बेटा, उतना आयनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड क्या होगा बेटा? आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, किसके ऊपर? आयनिक बॉन्ड के ऊपर। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंसी।
इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब सिंपल है कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is the total number of electrons lost or gained by an element. It is the total number of electron lost or gained by an element. ना अगर मैं बात करूं ग्रुप वन के एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप वन, तो जो इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, ये कितना इलेक्ट्रॉन बेटा लूज या गेन करेंगे? सर ये लोग एक ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, बराबर, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं आपको ग्रुप 2 का पूछ लूं तो इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगा। ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर मैं बात करूं ग्रुप 3 की, तो नीचे जाते वो आईपी ही आता है, बट हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो इनकी कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। अगर मैं को किसी ने पूछ लिया कि बताओ ग्रुप 15 का कितना होगा, तो इनका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी तो 3 होगा, वो +3 -3 वो सब नहीं बोलना है हमको, ठीक है। ग्रुप 16 की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली, तो इनका बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ग्रुप 17 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर 18? 0। इसके लिए तो बेटा उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीरो ग्रुप बोलने का कारण क्या है समझ में आया। ग्रुप नंबर 13 में, 13 सॉरी, ये 1 है, ये 13 है। 13 में हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे, बाकी सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम ही है जो आयनिक बॉन्ड थोड़ा बहुत भी बताता है, ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा बहुत। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको टाइप 2 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठा होगा। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन क्या आयनिक बॉन्ड डिस्कस करूंगा, लैटिस एनर्जी क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, जो आप थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हो, बट बेसिकली वो 11th में सिखाया दिया जाता है इसमें नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, तो वहां पे जाके आपको और इजी लग जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आयनिक बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया। पहले हम लोग ने लेक्चर 1 के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया। आयनिक बॉन्ड इज जस्ट सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड अनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, या फिर अगर दो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से बहुत दूर है तब। आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला याद रखना, इट इज क्या था बताओ? 16 into delta En plus 3.5 into delta En का स्क्वायर। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En। और उसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो कैलकुलेशन वाला और एक कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के एंड में, ये तो छोटा सा सिंपल कंसेप्ट था, इस लेक्चर के एंड में आपको एक छोटा सा पीडीएफ मिलेगा जिसमें थोड़े क्वेश्चंस होंगे, प्लीज आप उनको अटेम्प्ट करिएगा, ताकि पूरा चैप्टर का ये जो लेक्चर नंबर 2 है आपका वहीं पे रिवाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्वड इन आयनिक बॉन्ड, और उसके साथ में हम लोग लेक्चर 2 के एंड में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया उसको डिस्कस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।